हेलो बच्चों, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बेसिकली आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। फाइन। तो जिसने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, जैसे कि मैं हर चैप्टर के आगे बोलता हूँ, अभी भी देरी नहीं हुई है। फाइन। आज से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू द बुक, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। फाइन। काफी हल्का होगा आज का लेक्चर। द रीजन भी फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। ये लेक्चर या ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है वो क्या करवाना चाहता है। फाइन। क्लास 12th में अब तक 3 चैप्टर्स यानी कि सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डन हो गया है। वो मूव टू द 4th चैप्टर। क्लियर? सो केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स जो बेसिकली शब्द है, ये ग्रीक वर्ड काइनेसिस से लिया हुआ है। फाइन। एंड काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। वी ऑल नो व्हाट द मीनिंग ऑफ काइनेटिक इज। काइनेटिक इज अ शब्द जो स्पीड के साथ रिलेटेड है, एंड मूवमेंट इज डेफिनेटली अ शब्द व्हिच इज रिलेटेड विद अ स्पीड। मतलब बेसिकली इस चैप्टर में स्पीड वगैरह की बात होने वाली है। फाइन। एक रिएक्शन में बेसिकली 3 चीजें होती है। A reaction has 3 things. The very first is feasibility. सबसे पहली चीज क्या है? फिजिबिलिटी, यानी कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। सेकेंड थिंग होती है एक्सटेंट, यानी कि होगा तो कितना होगा। एंड तीसरी चीज होती है रेट, यानी कि अगर होगा तो कितनी तेज हो रहा है। फाइन। एनी रिएक्शन हैव 3 थिंग्स टू रिमेंबर, या 3 चीजें उसमें देखने लायक होती हैं। पहली बात, यह होगा या नहीं होगा। आपको याद होगा ये वाली चीज हम प्रूव करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। क्लियर? थर्मोडायनेमिक्स का डेल्टा जी हमें इस चीज के बारे में बताता है। अगर आपको लगता है आपको थर्मोडायनेमिक्स आता है एंड ये चीज नहीं पता, तो यार थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना बेकार है। बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली में ये बात बताता है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। फाइन। इफ द डेल्टा जी कम्स आउट टू बी नेगेटिव, दैट इज फिजिबल। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फिजिबल नहीं है। क्लियर? दैट्स द फाइनल कंक्लूजन आर ऑफ द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। फाइन। सेकेंड थिंग है एक्सटेंट। रिएक्शन कितना हो जाएगा, कितने हद तक हो जाएगा कंप्लीट। फाइन। कितना परसेंट कंप्लीशन हो जाएगा, ये हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ते हैं जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। दिस इज क्लास 11 चैप्टर नंबर 6, दिस इज चैप्टर नंबर 7। इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हमें इस चीज के बारे में बताता है कि रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक हो गया है। अगर के की वैल्यू काफी ज्यादा आती है, इसका मतलब प्रोडक्ट काफी ज्यादा है, रिएक्टेंट काफी कम। एंड के की वैल्यू कम होने पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में रिएक्टेंट ही पड़ा है, प्रोडक्ट कन्वर्जन बहुत कम हुआ है। फाइन। बिकॉज के इज व्हाट, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस अपॉन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस। क्लियर? सो ये 2 चीजें हमें पता चल गई हैं। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो हमें बताएगा रेट के बारे में, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। हम रिएक्शन की तीसरी ऑब्जर्वेशन को पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। क्लियर? सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एक रिएक्शन की कितना स्पीड है, कितनी रेट है, रेट एंड स्पीड इज वन ऑफ द सेम थिंग फॉर अस। फाइन। तो एक रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सो विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज रेट। क्लियर? सो लेट्स हैव इट। सो सबसे पहला है हमारे पास रेट या स्पीड या वेलोसिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना? सो ये फिजिक्स तो है नहीं, हमारा स्पीड वेलोसिटी एक ही बात है। फाइन। रिएक्शन में हमारे लिए स्पीड एंड वेलोसिटी में कोई अलग अलग बातें नहीं है, हमारे लिए ये दोनों बातें सेम ही है। क्लियर? सो स्पीड और वेलोसिटी बेसिकली क्या है कि कितनी तेजी से कोई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की बदल रही है। फाइन। ये बेसिकली क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, the change in concentration of the different
chemical species taking part in a chemical reaction with respect to time. With respect to time is known as a rate of reaction of that species. Fine. So change in concentration of different chemical species, यानी कि एक रिएक्शन के अंदर जो भी केमिकल स्पीसी पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है, फाइन, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना बदल रहा है उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रेट. क्लियर. यानी कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझें, फॉर एग्जांपल N2 plus 3H2 becomes 2 ammonia. Fine. If you remember, this is our patent reaction in the mole concept. हम ज्यादातर इसी के ऊपर सबसे ज्यादा बात करते हैं और इस चैप्टर में भी हम दोबारा से इसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं. सो बेसिकली कितना नाइट्रोजन एक पर्टिकुलर टाइम में रिएक्ट हो गया, वो रेट ऑफ नाइट्रोजन है. कितना पर्टिकुलर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बदल गया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हाइड्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन है. एंड कितना पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अमोनिया का बन गया है, ये रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अमोनिया है. इज दैट थिंग क्लियर. तो हमारे पास अगर हम बात करें रेट की, तो रेट बेसिकली क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. कितनी कंसंट्रेशन बदल गई है कितने टाइम में. यानी कि अगर हम रेट का यूनिट निकाल के देखें तो ये हमारे पास आएगा मोल पर लीटर सेकेंड. फाइन, दिस शुड बी द फाइनल, यानी कि मोलैरिटी पर सेकेंड इनवर्स या मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स. क्लियर. एंड अगर ये कोई गैसियस प्रोडक्ट हुआ, ये कोई गैसियस चीज हुई, तो हम बेसिकली रेट चेंज इन प्रेशर ले लेंगे. फाइन. अगर इफ कोई गैसियस चीज के लिए लिखना पड़ जाए तो हम रेट क्या लिखेंगे, चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम. तो तब हमारे पास ये बन जाएगा एटीएम सेकेंड इनवर्स. तो इन तीनों में से कोई भी यूनिट बेसिकली रेट का हो सकता है. क्लियर. कोई भी दिक्कत. रेट क्या है, कितनी तेजी से नाइट्रोजन बदल गया है, कितनी तेजी से हाइड्रोजन बदल गया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि एक सेकंड में यार ये इतना रिएक्ट कर गया है, ये उसका रेट है. इज दैट क्लियर. कोई भी दिक्कत. अब रेट जो होता है ना बेसिकली, या रेट हमेशा एक पॉजिटिव एंटिटी होती है. रेट हमेशा एक पॉजिटिव एंटिटी है. क्लियर. देखो मान लीजिए सपोज यहां बना लेता हूं, N2 plus 3 हाइड्रोजन becomes 2 अमोनिया है. फाइन. तो मान लीजिए मेरे पास शुरू में जो नाइट्रोजन था वो 10 था, शुरू में जो हाइड्रोजन था वो भी 10 था. ये मेरे पास इनिशियली प्रेजेंट है. क्लियर. शुरू में ये भी 10 था, ये भी 10 था. फाइन. सपोज आफ्टर 10 सेकेंड्स, आफ्टर 10 सेकेंड्स क्या हुआ, देखिए ये 10 में से सपोज 9 रह गया, यानी कि कितना रिएक्ट कर गया, 1. फाइन. प्रोडक्ट यहां पे कितना था, 0. ये सब बातें हम इक्विलिब्रियम में कर चुके होते हैं. क्लियर. ये 10 है, ये भी सपोज 10 लिया है, ये 0 है. अगर ये 9 रह गया तो कितना रिएक्ट कर गया, 1. एंड वी ऑल नो कि अगर इसका 1 रिएक्ट करता है तो इसका कितना रिएक्ट करेगा, 3. यानी कि अल्टीमेटली बचेगा 7. मानते हैं ये बात, ये 7 बच जाएगा, क्योंकि अगर इसका 1 रिएक्ट किया है तो इसका 3 रिएक्ट कर जाएगा, अल्टीमेटली 7 बचेगा. फाइन. अगर इसका 1 रिएक्ट करता है, इसका 3 रिएक्ट करता है, तो इसके बनते हैं 2. देखो इसका तो 1 गया, इसके गए 3, पर इसके 2 बन गए.
कोई भी दिक्कत? फाइन। इसका मतलब रिएक्टेंट का तो हमेशा कुछ जाता है एंड प्रोडक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ आता है। फाइन। तो रेट जो है, फाइन, रेट जो है वो बेसिकली दो तरीकों से लिखा जाता है। अगर हम रिएक्टेंट के लिए लिखें तो ये लिखा जाएगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। एंड रेट प्रोडक्ट के लिए हमेशा लिखा जाएगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। रेट जो है वो बेसिकली दो प्रोस्पेक्ट में अलग अलग लिखा गया। क्या? रिएक्टेंट के लिए घटता है, क्योंकि हमेशा रिएक्टेंट वो चीज है जो रिएक्ट हो रही है, खत्म हो रही है, तो कितने समय में कितनी खत्म हो रही है, इसलिए हम लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड यहां इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए यहां पे अगर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस में नंबर आएगा, एंड यहां अगर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो प्लस में नंबर आएगा, पर रेट तो हमेशा प्लस आना चाहिए। आपने कभी सुना है कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव है, या किसी भी चीज का रेट नेगेटिव है? आप क्रिकेट ही लगा लो, उसमें रन रेट होता है, आपने कभी सुना है कि वो नेगेटिव है? फाइन, कि मतलब कितने रन रेट से रन बन रहे हैं कि -1 से? ऐसा थोड़ी होता है, कुछ ना, रेट इज ऑलवेज, यार जो स्पीड है वो ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर ही है। नेगेटिव कैसे हो सकता है? आप इधर जाओ तो भी स्पीड पॉजिटिव आएगी, इधर जाओ तो भी स्पीड पॉजिटिव आएगी। हम यहाँ स्केलर वेक्टर तो लेके बैठे नहीं है। क्लियर? हमारे लिए तो यार केमिस्ट्री में तो क्या है कि रिएक्शन कितनी तेज हो रहा है, वो तो एक पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए ना यार। फाइन। तो बेसिकली हम इसे रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं -r बाय टाइम, एंड प्रोडक्ट के लिए हम इसे लिखते हैं प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट जो है ना वो ऑलरेडी माइनस आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फाइन, इसे मैं डेल्टा लिख देता हूं आगे। फाइन, रिएक्टेंट के लिए ये ऑलरेडी चेंज इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन माइनस में आएगी। करके देख लो, 9 - 10, ये -1 आएगा, तो आगे भी एक माइनस पड़ा होगा जो इसे प्लस बना देगा। एंड प्रोडक्ट में ये बेसिकली ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर होगा। करके देख लो, ये 2 है, ये 0 है, जब आपने 2 में से 0 किया अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद 2। पॉजिटिव या नेगेटिव, ये लफड़ा है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की अपनी इनिशियल से ज्यादा ही होती है, एंड रिएक्टेंट की हमेशा अपनी इनिशियल से कम ही होती है। क्लियर? तो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन लिखेंगे या रेट लिखेंगे तब हम ये माइनस साइन लगाएंगे, एंड जब हम प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तब हम प्लस साइन लगाएंगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट इसी के ऊपर और डिस्कशन करते हैं। लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। भाई कितने तरीके से समझाया जा सकता है? क्लियर? यार वैसे तरीके बनाने को तो जैसे मर्जी बना लो, पर हम बेसिकली दो जो ज्यादा फेमस हैं वो वाले पढ़ते हैं, वरना ये एक ऐसी चीज है जिसको आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी टाइप में डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? जैसे आपने सुना होगा, बेसिकली हम यार इसके अंदर काफी ज्यादा क्रिकेट की बात करने वाले हैं। फाइन, तो क्रिकेट में यार आपने सुना होगा ओवर रेट, रन रेट, स्ट्राइक रेट, ये अपने ही बनाए हुए मेथड्स हैं कि इसके हिसाब से कितने, इसके हिसाब से कितने। फाइन, तो ये हर चीज का रेट उन्होंने अपने हिसाब से बना लिया। वैसे ही टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वैसे किसी भी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। जो दो हम पढ़ते हैं वो है, फर्स्ट इज एवरेज रेट, ठीक है ना, एंड सेकेंड थिंग इज इंस्टेंटेनियस रेट। पहले बात करते हैं एवरेज रेट। देखो एवरेज रेट बेसिकली नाम से ही क्लियर है, एवरेज यानी कि ओवरऑल कितना चेंज आया कंसंट्रेशन में अपॉन टोटल कितना टाइम लग गया। फाइन, जो एवरेज रेट है वो है टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन।
यानी कि द होल सोल डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। फाइन, यानी कि शुरू में कितनी कंसंट्रेशन थी और फाइनल कितनी है, टोटल चेंज निकाल लिया एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल कितना टाइम लगा, वो हमारा क्या है, एवरेज रेट। पर इंस्टेंट, यह शब्द से ही क्लियर है, इंस्टेंट क्या होता है, तुरंत। इंस्टेंट क्या है, तुरंत। यानी कि द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ मूवमेंट, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, द रेट ऑफ रिएक्शन at a moment, at a particular moment। क्लियर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, लिमिट ऑफ t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा c अपॉन डेल्टा t। यानी कि बहुत ही कम टाइम में, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 मतलब बहुत ही जस्ट ऐसे ही, बस इस मूवमेंट में बताओ। इसको मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूं। सपोज यू आर वाचिंग अ क्रिकेट मैच, 50-50 ओवर का मैच है, फाइन। तो पूरे 50 ओवर में सामने वाली टीम ने 200 रन बनाए, फाइन। तो व्हाट इज योर एवरेज रेट, एवरेज रेट है टोटल रन स्कोर्ड 200 अपॉन टोटल ओवर्स 50 यानी कि 4, फाइन। टोटल रन्स अपॉन टोटल ओवर्स, फाइन, यानी कि 4 है, फाइन। दिस इज जस्ट अ कैजुअल एग्जांपल, यू डू नॉट नीड टू राइट इट, फाइन। सो 50 ओवर के पूरे मैच में उन्होंने 200 रन बनाए, तो एक जो आपका एवरेज रेट आ गया है वो बेसिकली क्या आ गया है, 200 डिवाइड बाय 50। कोई दिक्कत। अब इंस्टेंटेनियस क्या है, इंस्टेंटेनियस होता क्या है कि मैं जस्ट अभी मैंने 1 सेकेंड के लिए जस्ट मैं सपोज मतलब घर के ड्राइंग रूम में से निकल रहा था, वहां पे मैच चल रहा था और वहां पे मैंने देखा, जस्ट एक बॉल देखी मैंने, सिर्फ आई हैव जस्ट ऑन अ वन बॉल, नॉट एक ओवर, कुछ भी नहीं देखा मैंने, सिर्फ एक जाते जाते एक बॉल देखी और उस पे 2 रन आए, फाइन। आई हैव जस्ट फॉर अ मोमेंट मेरे को लगा कि एक बॉल पे 2 रन है, तो एक 6 बॉल के एक ओवर में 12 रन बन जाएंगे एंड 50 ओवर की पूरी गेम में 600 रन बन जाएंगे। ये मेरा इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने जस्ट उस एक मूवमेंट पे जो रेट था, वो जो रेट है उस मूवमेंट पे ऐसा लगा एक बॉल पे 2 रन आ रहे हैं, तो 300 बॉल के पूरे मैच में, 50 ओवर के पूरे मैच में 600 रन बन जाएगा। वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हमारी रेट निकल के आ रही है, जिस मूवमेंट पे आपने उसे देखा, वो मूवमेंट पे उसका कितना रेट है, हम उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए, या एक पर्टिकुलर सेकंड भी नहीं कह सकते, ठीक है ना, मतलब सेकंड भी बहुत बड़ी चीज है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए वो जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। क्लियर। सो लिमिट t अप्रोचेस टू 0 अपॉन डेल्टा c अपॉन डेल्टा t को अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में चेंज करें तो ये आ जाएगा dc बाय dt, यानी कि स्मॉल चेंज इन टाइम के लिए कितना कंसंट्रेशन बदल रहा है, फाइन। वी ऑल नो व्हाट अ डेल्टा इज, इट्स अ बल्क चेंज, एंड व्हाट अ d is for a very small change, for a very small change of time हमारी कंसंट्रेशन कितनी बदल रही है, फाइन। मैं दोबारा से लिख देता हूं, फॉर वेरी स्मॉल चेंज ऑफ टाइम हमारा कंसंट्रेशन कितना बदल रहा है, फाइन। एक छोटे से चेंज के लिए जो कंसंट्रेशन चेंज आ रहा है, छोटे से टाइम के लिए जितना कंसंट्रेशन चेंज आ रहा है उसे हम इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। जबकि होल सोल पूरा ये जो रिएक्शन है सपोज पूरा हो गया है, 50 मिनट लगे या 200 मिनट लग गए या जितना भी टाइम लग गया, उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट। क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये बेसिकली निकलता है स्लोप से, फाइन। जबकि इसके लिए पूरा बल्क चेंज निकालना पड़ेगा। क्लियर। लेट मी शो यू इन अ पर्टिकुलर ग्राफ
एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस ग्राफिकली कैसे दिखाए जाते हैं। लेट्स हैव इट। सो अगर हम यहां बनाते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एंड यहां बनाते हैं टाइम एंड इस साइड में प्रोडक्ट के बिहाफ पे समझा देता हूं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन हो गया स्क्वायर ब्रैकेट से, ये हो गया है टाइम। क्लियर? वी ऑल नो शुरू में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होता है। समझने के लिए चाहे आप एक एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो, चाहे a प्लस बी ले लो कि C बन रहा है, वरना कोई भी एग्जांपल ले लो। शुरू में मैं मान के चलता हूं कि रिएक्टेंट ही बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये मेरा क्या आ गया, आर नॉट आ गया। फाइन। आर नॉट बेसिकली क्या है, द इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। क्लियर? जो कि डेफिनेटली काफी हाई है। एंड विद टाइम कंसंट्रेशन क्या होती है, घटती है। एंड प्रोडक्ट बिल्कुल शुरू में क्या होता है, जीरो, एंड ये विद टाइम क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर? मानते हो ये बात? एंड ये एक ना एक बार इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। माइट भी आपने क्लास 11th के अंदर ऐसा कोई ग्राफ बनाया हो, ये एक्चुअली में वही बनाया है। क्लियर? पर मैंने दोनों को सेपरेट करके बनाया। ये रिएक्टेंट शो किया है कि ये शुरू में ज्यादा होता है, फिर ये घटता है और एक टाइम पे आके ये इक्विलिब्रियम पे आके कांस्टेंट हो जाता है। सिमिलरली प्रोडक्ट बढ़ता है और फिर ये आके एक जगह पे जाके इक्विलिब्रियम पे सेट हो जाता है। क्लियर? फाइन। चलिए बेसिकली अब जीरो से लेके इस पर्टिकुलर टी टाइम तक जितना भी चेंज आ रहा है वो तो हमारा हो गया एवरेज रेट। फाइन। मतलब ये यहां से लेके, यानी कि अगर ये मेरा रिएक्टेंट फाइनल कंसंट्रेशन है तो माइनस, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट फाइनल जो होता है वो कम होता है, दिख रहा है ना, कम है। रिएक्टेंट में हम माइनस लगाते हैं आगे, आर एफ माइनस आर नॉट अपॉन टी टाइम पूरा लग गया, ठीक है ना। एंड अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो ये यहां पे जीरो से लेके सपोज यहां तक, इस पर्टिकुलर टी टाइम तक, यहां पे ये मेरा था पी नॉट एंड यहां ये मेरा है पी एफ, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट। तो यहां जो मेरा एवरेज रेट आया है वो मेरा आया है प्लस के पी ऑफ एफ माइनस पी नॉट अपॉन टी। कोई दिक्कत? यहां आगे कोई प्लस माइनस का साइन, मतलब प्लस का साइन है, फाइन, कोई माइनस का साइन नहीं है। द रीजन फॉर दैट इज प्रोडक्ट का फाइनल कंसंट्रेशन जो होता है वो शुरू से ज्यादा ही होता है। क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द दिस थिंग। हमें चाहिए था इंस्टेंटेनियस। देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब पता क्या है, यहां पे बताओ, या इस पर्टिकुलर, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे बताओ, इस पर्टिकुलर टाइम पे बताओ, इस पर्टिकुलर टाइम पे बताओ। एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे हमने डिसाइड कर लिया, यहां बता दो भाई, आप यहां बता दो, आप यहां बता दो, यहां बता दो, यहां बता दो, जितने मर्जी। किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे मैंने बोला कि यार अब कितना रेट है, वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पे निकालना चाहते हो तो ये यहां पे अगर हम बना दें स्लोप, फाइन, तो ये जो स्लोप है बेसिकली ये आपका है इंस्टेंटेनियस। फाइन। यहां पे अलग स्लोप बन जाएगी। फाइन। किसी भी टाइम पे, जैसे यहां पे सपोज निकालना है तो ये जो रेट स्लोप बन गया है, सपोज यहां पे निकालना है तो ये जो स्लोप बन गया है ये उस पर्टिकुलर टाइम पे आने वाला इंस्टेंटेनियस रेट है। फाइन। यहां पे जो स्लोप आने वाला है, तो ये स्लोप क्या है, स्मॉल चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर स्मॉल चेंज इन टाइम पे आपका प्रोडक्ट कितना बदल रहा है। फाइन। ये बेसिकली क्या है, माइनस ऑफ डी आर बाय डी टी। माइनस तो इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा घटता है, एंड डी आर इज स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डी टी। फाइन। कोई दिक्कत? ये चीज अगर देखने में मुश्किल है नहीं है वैसे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है इसका, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्लियर? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ही लिखना है, इतना कोई ज्यादा लफड़ा नहीं। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए, एवरेज बेसिकली क्या है, सारा बल्क चेंज, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन पूरा टाइम जो लग गया है, जबकि इंस्टेंटेनियस उसकी पर्टिकुलरली स्लोप है।
ये प्रोडक्ट के बिहेव पे है, ये रिएक्टेंट के बिहाफ पे है। क्लियर, कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट मूव टू द अगला टर्म। फाइन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन एक स्पीशी के लिए और एक ओवरऑल रिएक्शन के लिए क्या चीज होती है। नेक्स्ट मूव टू द दिस थिंग, लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन reaction rates of different species involved in a reaction। जितने भी अलग अलग स्पीशीज हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है रेट ऑफ रिएक्शन को लेके। क्लियर? सो इसको हम बेसिकली एक एग्जांपल से करके देखते हैं। हमारे पास नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन बिकमिंग 2 अमोनिया, ये बड़ी ही कूल एग्जांपल है यार, ठीक है ना। कूल मैं इसलिए बोलता हूँ यार क्योंकि इसमें ना हर वो चीजें जो हम देखना चाहते हैं, स्टोइकियोमेट्री वेरी कर रहा है, इट द रिएक्शन नीड्स टू बी बैलेंस्ड टू डू एनीथिंग, ठीक है ना। तो सिंपल भी है, इसलिए काफी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल रिएक्शन है। तो रिएक्शन के बीच में हमें देखो यार सिंपल सी बात है, मैं इसे अपने एक एग्जांपल से लेता हूं। इनिशियली ये सपोज 10 है, सपोज दिस इज 0, फाइन, एंड after 10 seconds I am saying suppose this is 1 रिएक्ट कर गया, ये 9 बचा है, ये 3 रिएक्ट कर गया, ये 7 बचा है, एंड ये 2 बन गया और ये 2। फाइन, वी ऑल नो दिस, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। इनमें 1 रिएक्ट करेगा तो ये 3 करेगा डेफिनेटली और ये 2 बनेगा। वी हैव 9 7 एंड 2। क्लियर? अगर मेरे से पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन with respect to nitrogen, with respect to nitrogen only बताना है, फाइन। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डेफिनेटली माइनस आगे 9 माइनस 10 डिवाइड बाय 10, समझ, क्योंकि 10 सेकंड बाद नीचे तो टाइम आ गया। फाइनल माइनस इनिशियल 9 माइनस 10 अपॉन 10, दिस कम्स आउट टू बी, ये अगर मैं देखूं तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये इसको लिखने का तरीका होगा रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बेसिकली क्या है 1/10 आ गया। क्लियर? चलिए अगर मैं यही बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन निकालिए तो क्या है, हाउ कैन इट बी रिटन एज। पहले बात तो ये ध्यान रखो, ये इस तरीके से लिखा जाता है, माइनस क्योंकि रिएक्टेंट है, डी ऑफ H2 यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम। क्लियर? तो ये अगर इसको सॉल्यूशन करना हो तो ये माइनस कितना चेंज है, ये चेंज है 7 माइनस 10 अपॉन 10, क्योंकि 10, तो ये 3/10 आ गया। फाइन, एंड अगर मेरे को बोला जाए रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया निकालिए, तो ये देखो क्या होता है, ये चीज हुई ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट है इसलिए प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन टाइम। देखो हम पहले भी तो ऐसा ही कर रहे थे ना, डी ऑफ आर बाय डी टी तो माइनस के, एंड डी ऑफ पी बाय डी टी ये आ गया प्लस के, यही तो कर रहे थे। तो यहां पे बेसिकली क्या आ गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ये 2 माइनस 0 प्लस के अपॉन 10, दिस कम्स आउट टू बी 2 upon 10. Just look at all the 3 rate of reactions, 1/10, 3/10, 2/10, गड़बड़ हो गई। इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन 1/10 है, इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन 3/10 है, और इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन 2/10। ये पता है क्या हुआ है कि भाई देखो 50 ओवर के मैच में हमने 5 बॉलर्स लगाए हैं, फाइन। सबसे पहले भुवनेश्वर कुमार आते हैं, वो अपने 10 ओवर में सिर्फ 20 रन देते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग तो 1 ओवर में 2 ही रन पड़े, फाइन। फिर मोहम्मद शमी जी आते हैं, उनके 10 ओवर में 70 रन पड़ जाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग तो 1 ओवर में 7 रन पड़ रहे हैं, फाइन। एंड फिर ईशांत शर्मा जी आते हैं, जिनके 10 ओवर में 90 रन पड़ जाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग तो 1 ओवर में 90 रन पड़ते हैं, फाइन। तो फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह जी, जिन्होंने 10 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 15 रन दिए, तो उनके अकॉर्डिंग तो 1 ओवर में सिर्फ 1.5 रन ही पड़ते हैं,
यार यानी कि हर बॉलर के हिसाब से जो रन पड़ने की रेट है ओवर में वो अलग अलग है। एक के हिसाब से 2 है, फिर 7 है, फिर 9 भी है और 1.5 भी है। इसका मतलब नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग तो हर 10 सेकंड में एक चीज जा रही है क्योंकि माइनस है ना। हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग हर 10 सेकंड में 3 मोल जा रहे हैं, जबकि अमोनिया के अकॉर्डिंग हर 10 सेकंड में 2 मोल्स बन रहे हैं। फाइन, तीनों का नजरिया देखने का अलग अलग है क्योंकि तीनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग है। यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 2 है। तो फिर क्या, अब तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? टू मेक देम इक्वल। देखो, अगर तो एक पर्टिकुलर स्पीशी के हिसाब से बोलना फिर तो इनके हिसाब से बोल दो, पर अगर हम इन्हें इक्वली लिखना चाहते हैं तो लिखने का तरीका क्या है? तो जो भी ये चीज है ना, इसके आगे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 माइनस ये तो dN2 बाय dt ही आ जाएगा क्योंकि 1/1 आ गया है यहाँ। हाइड्रोजन के आगे कितना है 3, तो ये माइनस 1/3 d ऑफ H2 बाय dt आ जाएगा। एंड अमोनिया के आगे क्या है 2 प्लस 1/2 d ऑफ अमोनिया बाय dt। क्लियर? टू relate all the rate of reaction according to different species. Fine, to relate rate of reaction with respect to different species, अगर मेरे को सबको रिलेट करना है, सबके रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट करना है, तो आई नीड टू रिकॉल दिस थिंग, ये मेरे को याद रखना पड़ेगा। दोबारा देखिए क्या है, रिएक्टेंट्स के आगे माइनस है, प्रोडक्ट के आगे प्लस है, चेंज अपॉन टाइम, चेंज अपॉन टाइम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है, इससे डिवाइड कर दिया, इसका 3 है, इससे डिवाइड कर दिया, इसका 2 है, इससे डिवाइड कर दिया। यहां देखो, यहां भी वही चीज बनेगी, यहां भी वही बनेगी, यहां भी यही बनेगी। यहां भी 1/10 आएगा, फिर यहां भी 1/10 आ जाएगा एंड यहां भी 1/10 आ जाएगा। इज दैट थिंग क्लियर? कोई भी दिक्कत? ये माइनस 1/10 नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि d ऑफ n2 9 माइनस 10 माइनस 1 है, तो आगे माइनस, ये यही माइनस है, इसी में वैल्यू पुट करिए हमने, याद रखना, कहीं और ही कंफ्यूज मत हो जाना। इसी के अंदर वैल्यू पुट करिए, ये भी इसी के अंदर वैल्यू पुट करिए। क्लियर? तो ये दिस इज द रिलेशन हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्पीशीज आर इक्वल। क्या करना है, रिएक्टेंट्स के चेंज में माइनस, प्रोडक्ट के चेंज के आगे प्लस, एंड डिवाइड करना है इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। कोई भी दिक्कत? क्लियर? सो अब हम बेसिकली इसको एक दो न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं सो दैट इट शुड बी clean and clear. Fine, let's have it. So here we have a numerical in a reaction 2A से प्रोडक्ट बन रहा है। The concentration of A decreases from 0.5 mol per liter to 0.4. Basically 0.5 mol per liter जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन थी, अगर हम लिखें यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इनिशियली ये 0.5 थी, अब ये हमारे पास 0.4 है। क्लियर? सो बेसिकली आपको निकालना है रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। बहुत ही ज्यादा आसान चीज है यार। फाइन, सो रेट बेसिकली क्या है, वही हमने जो अभी भी किया था। अगर ये रिएक्टेंट है तो पहले माइनस, फिर इसके आगे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड, क्लियर, एंड डी ऑफ ए डिवाइड बाय डी। क्लियर? सो माइनस ऑफ हाफ, ए कितना बदल रहा है 0.4 से 0.5। इज दैट थिंग क्लियर? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट्स। अल्टीमेटली दिस कम्स आउट टू बी 1/200 यानी कि 0.005 मोल पर लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। थोड़ा सा ध्यान ये भी रखेंगे कि हो सकता है क्वेश्चन मिनट इनवर्स की बजाय सेकंड इनवर्स निकालने के लिए बोल दिया जाए। क्लियर? तो 0.005 मोल पर लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, कोई भी दिक्कत? क्लियर? चलिए, ये हमारा बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन हो गया है। इसके और बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, डेफिनेटली हम अपनी लाइव क्लास में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अपनी डाउट क्लास में। फाइन,
कोई दिक्कत? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन एंड उसमें उसकी दो टाइप्स यानी कि एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में हमने पढ़ लिया है। द चैप्टर इज नाउ स्टार्टेड। फाइन। सो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे दैट फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? सो टिल देन पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।